हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 4 का, यानी कि एक्सरसाइज 2.4 की हम बात करेंगे क्लास 9 से, 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.4। यहाँ पर बात होगी बेटा फैक्टर थ्योरम की, कि क्वेश्चन में है हमारे पास कि फैक्टर थ्योरम का यूज़ करते हुए आप बताइए कि जो कोई भी पॉलिनोमियल है वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। हमें ये बताना होगा कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो हमें ये चेक करना सीखना है कि फैक्टर कब होगा और कब नहीं होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि सपोज कीजिए कि कोई नंबर ले लिया हमने 3। अब ये 3 जो है ये 30 का फैक्टर है कि नहीं है। आप कहेंगे जी है। बेटा क्यों है? आप कहेंगे कि सर जो 3 है वो 30 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, यानी कि वहाँ पर रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, 3 से जब हमने डिवाइड किया 30 को तो रिमाइंडर आया 0, और रिमाइंडर 0 आया तो इसलिए हम ये कहेंगे कि वो जो 3 है ना वो 3 30 का एक फैक्टर है। तो इसी तरीके से अब हमें चेक करना है कि डेटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि डेटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज़ x+1 अ फैक्टर। चेक करना है कि x+1 जो है वो फैक्टर है कि नहीं। किसका? फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने बताया, उसने फर्स्ट पार्ट के अंदर जो पोलिनोमियल दे रखा है वो है x³ + x² + x+1। हमें ये चेक करना है कि x+1 इसका एक फैक्टर है कि नहीं है। बेटा दो तरीके हैं। एक तरीका तो बिल्कुल सिंपल ये है कि आप यहाँ से इसको डिवाइड कर लें, इससे डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो यस इट इज़ अ फैक्टर, यस x+1 विल बी अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल x³ + x² + x+1। तो x+1 इसका क्या बन जाएगा? फिर एक फैक्टर बन जाएगा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फिर इसका फैक्टर नहीं बनेगा। तो रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आया तो फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पर एक तो तरीका यह बनता है कि इसको आप डिवाइड कर लें। अगर आप देखें तो 1 मिनट के अंदर हमारा जो है क्वेश्चन इस तरीके से पूरा कर लेते हैं। फिर बाद में दूसरा तरीका हम जो है वो डिस्कस करेंगे, फैक्टर थ्योरम जिसको बोलेंगे वो बाद में। पहले एक बार सिंपल डिवीजन एक बार फिर से करा देता हूँ। तो x+1 से हमें डिवाइड करना है। तो तरीका क्या होता है कि यहाँ पर पहले तो पावर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, वो है ऑलरेडी। तो अब x को कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि x³ आ जाए? तो ये आ जाएगा आपका x²। जब x² से मल्टीप्लाई किया तो x³ और x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपका x²। साइन चेंज कैंसिल, ऊपर से आ गया x+1, अब 1 पे जाएगा तो +1 आ गया आपका x+1, साइन चेंज कैंसिल, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आता ही हम क्या लिख देंगे कि यस x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। px कौन है यहाँ पर? x³ + x² + x+1। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हमें ये चेक करना था कि ये फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर कब होगा? जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, और रिमाइंडर 0 आ गया तो यस इट इज़ अ फैक्टर, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ फैक्टर। तो ये तो सिंपल डिवीजन मेथड था आपका, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और एक आपने बेटा सीखी थी लास्ट लेक्चर के अंदर रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के अंदर हम क्या करते थे? रिमाइंडर थ्योरम में जो करते थे ना वही हम फैक्टर थ्योरम में करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में जरा सा डिफरेंस है, माइन्यूट सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस केवल इतना है कि अगर रिमाइंडर निकालते वक्त जब हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं और रिमाइंडर का आंसर अगर 0 आ गया तो वो उसकी फैक्टर हो जाएगा, अदरवाइज उसका फैक्टर नहीं होगा। मतलब लास्ट में जाके बस ये बता दिया कि 0 है तो फैक्टर है, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं है, बस इतना सा बता दिया तो वो जो रिमाइंडर थ्योरम थी वो हमारी बन जाती है फैक्टर थ्योरम। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में ज़्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना होता है कि लास्ट में जाके हमें ये चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया। डिवाइड करें या फिर डिवाइड के बजाय आप रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करें। क्या मेथड होता था उसका? पुट कर दे आप डिवीजर जो है ना जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, और अब इस x की वैल्यू को आप पुट कर देते थे
डिविडेंड के अंदर, जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं उसके अंदर डिवाइड आप कर रहे हैं किसको, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को। तो इसको हम पहले एक नाम दे देते हैं पी एक्स। अब इसको डिवाइड करेंगे हम इसके अंदर हम क्या पुट कर देंगे बेटा, -1। रिपीट कर देता हूँ एक बार, रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते थे या फैक्टर थ्योरम में क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल नहीं आती तो भी कोई दिक्कत नहीं। फैक्टर थ्योरम में हमें क्या करना होता है, अगर चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो इसमें फैक्टर थ्योरम केवल इतना कहती है कि आप इसको इक्वल टू 0 रखकर एक्स की वैल्यू निकालो और जो एक्स की वैल्यू आई उसको डिविडेंड के अंदर पुट कर दो। अगर लास्ट में आंसर 0 तो यस इट इज ए फैक्टर, और अगर 0 के अलावा कुछ भी आंसर आ गया तो इट इज नॉट अ फैक्टर। तो यहाँ रख लेते हैं -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 का क्यूब करेंगे तो -1, नेगेटिव नंबर की पावर ओड नंबर है तो इसलिए -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, यहाँ से -1 प्लस 1, ये कैंसिल, लास्ट में रिजल्ट आया 0। 0 आ गया तो हम कह दें कि यस x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जैसे सेकंड पार्ट को देखिए, तो बेटा सेकंड पार्ट में उसने लिखा कि x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सिंपल है, आप कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड पार्ट, जो सेकंड और थर्ड पार्ट हैं वो आप खुद ट्राई कर लेना। फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा रूट वगैरह आके कॉम्प्लेक्स बना रखा है उसको, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। ये है बेटा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वही चेक करना है कि ये x प्लस 1 इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है कि नहीं है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर डिवाइड करते तो हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता, तो डिवाइड से कहीं बेटर है कि हम यहाँ पर फैक्टर थ्योरम यूज़ कर लें, क्योंकि हमारे पास चॉइस है। अगर वो लिख के देते हैं ना हमारे का क्वेश्चन में कि भाई आपको तो जो है ना फैक्टर थ्योरम ही यूज़ करनी पड़ेगी, तो फिर तो फैक्टर यूज़ करेंगे। अगर बोले कि डिवाइड ही करना पड़ेगा आपको बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, फिर तो लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। अब लिखा नहीं तो हमारी मर्जी, जो हमें सूटेबल होगा, जो हमारे लिए ईजी रहेगा, जो कम टाइम लेगा, वो हम करेंगे। तो बहुत ईजी रहेगा हमारे लिए कि हम क्या करें, फैक्टर थ्योरम यूज़ कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने पुट किया जो डिवीज़र है उसको इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली तो आई -1। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे हम डिविडेंड के अंदर, तो जो डिविडेंड है उसको मैं px नाम दे देता हूँ, और अब इस px के अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे बेटा -1, कि जहाँ x है वहाँ क्या रखते चले जाएंगे हम -1। जो डिवीज़र को इक्वल टू 0 रखने से वैल्यू आई ना x की, वो हम पुट करते चलेंगे जो आपका डिविडेंड है उसके अंदर। तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस का √2। अब बेटा पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो बन के आएगा, -1 का क्यूब किया तो -1 माइनस ये वाला माइनस, और अब इस -1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा +1। अब देखो -1 की मल्टीप्लाई इस नंबर से करनी है, ये नंबर नेगेटिव, ये जो 1 है ये भी नेगेटिव, मल्टीप्लाई में दोनों ही नेगेटिव हैं। मल्टीप्लाई करते वक्त अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं, दोनों का साइन एक जैसा है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। एक जैसे साइन है तो मल्टीप्लाई में प्लस आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा। और 1 की मल्टीप्लाई की अब इनसे तो 2 प्लस √2, और लास्ट में था हमारे पास प्लस का √2। रही बात कैलकुलेशंस की, तो ये देखो माइनस का 2 बन गया यहाँ से, आगे है प्लस का 2, आगे है √2 और प्लस का √2, ये कैंसिल हो गया। √2 प्लस √2 ये बन के आ गया आपका 2√2। मेन बात ये इक्वल टू 0 नहीं आया। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर √2 प्लस √2 ना, हमें समझ में नहीं आता कि ये √2 प्लस √2 जो है ये 2√2 कैसे बन गया। बेटा इतना तो समझ में आता होगा ना कि आम प्लस आम बराबर हो जाते हैं 2 आम।
ये तो पता ही है कि आम जम आम, आम का मतलब कितने आम, यहाँ पर एक माना जाएगा, यहाँ पर एक, तो एक आम और एक आम कितने आम हो गए, 2 आम। तो जो आम था वो तो यहाँ पर दोनों आम की बात हो रही थी, दोनों जो चीज़ें ली थी हमने दोनों आम की बात हो रही थी, तो दोनों में आम था, तो इसलिए आम हमारे आंसर में भी आएगा। और कोफिशिएंट ऐड होके 1 और 1 2 बन गया था। यहाँ पर भी यही कि √2 को आप आम मान लो, तो बेटा एक आम और एक आम कितने हो गए, 2 आम। आम का काम कौन कर रहा था, √2, तो बन के आ गया 2√2। मेन बात क्या थी क्वेश्चन में कि हमें चेक करना था कि फैक्टर है कि नहीं है। नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो नो, इट इज नॉट अ फैक्टर, नो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर। क्लियर भाई, कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। इससे आगे बढ़ते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन में है बेटा, सेकंड क्वेश्चन को मैं खाली पढ़ के बताऊंगा आपको, करना आपको खुद होगा क्योंकि नई बात कुछ भी नहीं है। एक बार स्टार्ट करता हूं मैं रीडिंग इसकी कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। आपको क्या चेक करना है कि जो gx है ना वो px का एक फैक्टर है कि नहीं है। तो gx px का फैक्टर कब होगा, जब gx से जो हमें x की वैल्यू मिलेगी उसको px के अंदर रखें और वहां से वैल्यू चेक करें कि कितनी आई। वैल्यू अगर 0 आ गई तो वो फैक्टर बन जाएगा, नहीं आई तो नहीं बनेगा। फैक्टर चेक करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि gx को इक्वल टू, जो डिविजर है उसको इक्वल टू 0 रखो, वहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी, उसको आप px में पुट करो। px में पुट करने के बाद जो आपका रिजल्ट आया, जो सोल्व होकर आंसर आया वो 0 है तो फैक्टर है, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं है। तो खुद कर लेंगे बेटा, यही बातें बार बार रिपीट होंगी, उससे बेटर है कि कुछ नया सीखे। और नया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन के अंदर। और इसने लिखा कि इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, और ये गिवन है कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, कि x - 1 जो है ना वो px का फैक्टर दे रखा है। और जैसे हम बात करें कि बेटा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट में जो px है हमारा वो है यहाँ पर x² + x + k, ये है भाई। तो हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, हमें ये करना है कि k की वैल्यू निकालनी है, जबकि x - 1 इस px का एक फैक्टर है। सॉरी। तो बेटा फैक्टर है तो क्या करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो डिवाइड करने की बजाय सीधा हम फैक्टर थ्योरम लगा देते हैं, सीधा हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये इसका फैक्टर बता रखा है ना, ये इसका फैक्टर बता रखा है, अब की बार गिवन है कि ये इसका फैक्टर है, तो ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो पहले यहाँ से क्या करो, इक्वल टू 0 रखकर x की वैल्यू निकालो और फिर फाइंड आउट करो रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आएगा उसको इक्वल टू 0 रख देंगे। बेटा जो डिविजर है पहला काम क्या करते थे, उसको इक्वल टू 0 रखते थे। तो पुट x - 1 इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 1, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1। और जो x की वैल्यू 1 आई इसको पुट कर देते हैं हम कहाँ पर, px के अंदर। तो 9, अब जो हमारा px है, x की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो p1 जो है वो हमारा बन के आएगा, x की वैल्यू पुट की हमने 1, तो 1² + 1 + k, जहाँ जहाँ x नजर आया ना वहाँ वहाँ हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो अब सोल्व कर लेते हैं इस p1 को, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 + k। तो बेटा p1 की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 + k। और अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, कि x - 1 px का एक फैक्टर है। फैक्टर है तो कंप्लीट डिवाइड करेगा, दैट मीन्स रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। ये रिमाइंडर ही तो आया है, तो इस रिमाइंडर को क्या करेंगे अब, इक्वल टू 0। नाउ पुट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज p1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर कैसे आता है, x की वैल्यू पुट करने पर आता है। तो x की वैल्यू पुट करने पर हमारा आंसर आया था 2 + k। तो 2 + k इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू, यहाँ पर +2 वहाँ जाके हो जाएगा -2। ये आ गया बेटा हमारा आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, सिंपल सी बात ये थी कि x - 1 एक फैक्टर दे रखा था और
हमें निकालनी थी k की वैल्यू, x माइनस 1 फैक्टर था तो इसको इक्वल टू 0 रखकर x की वैल्यू निकाली और उसको px में पुट करके रिमाइंडर मिला और उस रिमाइंडर को इक्वल टू 0 रखने से हमें k की वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी के जो और पार्ट हैं तो उनको मैं उम्मीद करूंगा कि उनको जो है ना आप खुद कर लेंगे, ट्राई करेंगे, आप दिक्कत आई तो पूछेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं जहाँ पर आपको फैक्टराइज करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है ये, आज का हमारा मेन काम हमारा ये मान लो कि अभी स्टार्ट किया है हमने, अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम कि फैक्टराइज करना है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, उनको फैक्टराइज करना है और फिफ्थ पार्ट में आप फैक्टराइज करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ का कि 12x² माइनस 7x प्लस का 1, इसको बेटा फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का जो मेथड है वो ये कहता है कि आपको पेयर ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं। वो 2 नंबर ऐसे रहेंगे जिनकी मल्टीप्लाई करें, 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि जो नंबर आप ढूंढोगे उनकी मल्टीप्लाई उतनी ही आए जितना फर्स्ट और लास्ट से मिल रही है हमें। कोफिशिएंट्स को देखना बेटा खाली, तो यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 जा 12, मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए बेटा 12। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट है ना हमारा वो उतना ही आए जितना कि मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है, यानी कि -7। हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि सबसे पहले आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से हमारा मतलब रहेगा कि ax² प्लस bx प्लस का c, कि सबसे पहले आप बड़ी पावर लिखेंगे, फिर x वाली टर्म लिखेंगे, फिर लास्ट में कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो बेटा मैं आपको बता रहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपको पेयर ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो नंबर फाइंड आउट करेंगे ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आए उतनी ही जितने की फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई है, यानी कि 12 1 जा 12, तो मल्टीप्लाई आनी चाहिए 12। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट उतना ही आए जितना कि मिडल टर्म है, ये आ गया हमारा -7। तो इसको बोलते हैं मिडल, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये कौन सा मेथड हमारा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो करना क्या था हमें फाइंड आउट करने थे 2 नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लाई है 12। अब बेटा पता नहीं चलता कुछ बच्चों को कि सर ऐसे कौन से नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 12 आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन से -7 आ जाए। तो उनके लिए हम एक मेथड बता देते हैं, बहुत ही ईजी सा मेथड है बेटा। ये तो देख सकते हैं ना कि मल्टीप्लाई 12 किस किस की आएगी, स्टार्टिंग से लग जाओ, 1 से लग जाओ। अब 1 की मल्टीप्लाई किससे करें ताकि 12 आ जाए, 1 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तब आ जाएगी 12। और 2 की मल्टीप्लाई किससे करें, 6 से। अब 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। 4 की किससे, 3 से। तो 4 और 3 तो पहले ले चुके हम। उसके बाद जो आएगा वो कौन आएगा, 5 की किसी से कर लें, 12 आएगा नहीं, इंटीजर्स में तो आएगा नहीं। 6 का, अब तो सारे रिवर्स ही आ जाएंगे, यानी कि 3 पॉसिबल पेयर थे हमारे पास, ये 3 पॉसिबल पेयर हैं। और अब इनमें चेक करना है कि हमारा जो दूसरी कंडीशन है वो कौन सा पेयर पूरी करेगा। कंडीशन दूसरी क्या थी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से आना चाहिए -7। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे, या तो एडिशन से 7 आ जाए या फिर सब्ट्रैक्शन से आ जाए। तो 12 और 1 को ऐड किया तो 13 बन गया, माइनस किया तो 11 बन गया, यानी कि 7 तो किसी भी हालत में आया ही नहीं। नेक्स्ट को चेक किया, ऐड किया तो 8, माइनस किया तो 4, यहाँ भी काम नहीं बना, चाहिए 7। अब इनको ऐड किया तो 7, माइनस किया तो 1। लेकिन बेटा ऐड करने पर 7 आ गया, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि हमने कहा कि ऐड और सब्ट्रैक्शन, ऐड और सब्ट्रैक्शन या तो एडिशन से आ जाए या फिर सब्ट्रैक्शन से। तो इनको एडिशन करने से कितना आ रहा है हमारा 7। तो 3 और 4 का जो पेयर है वो हमारा कामयाब होगा। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसके साथ कैसा साइन आए, कि यानी कि दोनों के साइन कैसे रहेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। तो चलिए इस बात को डिसाइड करते हैं। अब नंबर हमारे पास आ गए 3 और 4। तो बेटा आप ये देखो कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट का साइन यहाँ पर कितना आया हुआ है, -7। बेटा एक और एग्जांपल ले लो कि मान के चलिए -10 + 6, इसको सोल्व करके आप आंसर क्या देंगे मेरे को, माइनस प्लस माइनस, और 10 में से 6 गया 4, साइन बड़े वाले का माइनस का। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रिजल्ट के साथ जो साइन आएगा वो
वही साइन आता है जो कि बड़े नंबर के साथ था। तो बड़ा 10 था तो इसलिए नेगेटिव आया। अगर ये जो 10 है पॉजिटिव होता, बड़ा नंबर पॉजिटिव होता तो आंसर पॉजिटिव आ जाता। बड़ा नंबर जैसा होगा वैसा ही हमारा रिजल्ट का साइन आता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर आना कितना चाहिए, -7। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट जो है वो -7 है। तो इसका मतलब ये बना कि जो हम नंबर्स लेंगे ना उनमें से बड़े वाले नंबर को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा जब नेगेटिव होगा तभी रिजल्ट नेगेटिव बनेगा। यहाँ पर रिजल्ट कितना चाहिए था हमें, -7। तो -7 रिजल्ट तब बनेगा जब बड़ा नेगेटिव हो। तो 4 को ले लेते हैं हम माइनस का, लेना पड़ेगा हमें माइनस का। दूसरी बात, 4 और 3 को ऐड करके 7 बन रहा है या माइनस करके, 4 और 3 को ऐड करके जो है ना 7 बनेगा। तो एडिशन दो नंबर का तब होता है जब उनके साइन एक जैसे हों। तो यहाँ पर ये माइनस का है तो इसको भी इसी जैसा होना पड़ेगा, यानी कि माइनस का। क्योंकि अगर ये प्लस का ले लिया तो फिर तो साइन डिफरेंट हो जाएंगे, और डिफरेंट साइन पर क्या किया था हमने, माइनस कर दिया था इनको। तो ऐड करके 7 आया था तो इसलिए दोनों को सेम साइन हम दे देंगे। तो दोनों नंबर मिल गए बेटा हमें। पहला काम क्या सीखा, ये सीखा इस क्वेश्चन में कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद दो नंबर ऐसे ढूंढेंगे जिनकी मल्टीप्लाई उतनी ही है जितना कि फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई है। तो फर्स्ट और लास्ट 12 × 1 किया तो आंसर आना चाहिए हमारा 12। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कितना आए, उतना आए जितना कि मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है, यानी कि -7। ऐसे नंबर ढूंढे हमने और नंबर मिल गए थे हमें 3 और 4। अब उनका साइन देखा तो साइन को भी हम फाइनल कर चुके कि -3 और -4। जो दो नंबर मिले अब उनका क्या करना है, उन दो नंबर को हम लिख देंगे मिडिल टर्म के प्लेस पर। देखिए 12x² एज इट इज़ और प्लस का 1 एज इट इज़। देखो -7x है तो x को तो रखो एज इट इज़, और बेटा आप क्या यहाँ पर इस -7 को लिख सकते हैं -3 -4, लिख सकते हैं कि नहीं। -7 है तो उसको -3 और -4 में लिख सकते हैं हम, क्या दिक्कत है भाई। -3 -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -+7 आ जाएगा, साइन बड़े का माइनस का आ जाएगा। तो हम तो इसको खाली क्या कर सकते हैं, -3 और -4 लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर आपने ये जो बताया फिर इसकी ज़रूरत क्या थी। बेटा इसके बगैर ये कैसे पता चलता कि 3 और 4 आएगा, फिर तो आपकी मर्जी होती कि आप 6 और 1 ले लेते, है ना, 5 और 2 ले लेते, वो सब गलत हो जाते। तो ये सारा काम तो हमें करना ही पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे भाई, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका -3x -4x + 1। अब पहले दो में से कुछ ना कुछ जरूर कॉमन आएगा, x तो जरूर कॉमन आएगा क्योंकि दोनों में मिलना है। और x के अलावा हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 के टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन, और x और x² में से x कॉमन। अब 3 से जब डिवाइड करेंगे तो जाएगा 4 पे, और x से x² कैंसिल आउट होके आएगा x। 3x से 3x कैंसिल होके आ गया 1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा शायद आपको कि भाई इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, वो कॉमन लिया जिससे दोनों के दोनों डिवाइड हो जाएं। तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं इसलिए 3 कॉमन, और x² और x में से x कॉमन, तो बच गया ये। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले ताकि ये ब्रैकेट सेम बन जाए, क्योंकि जब तक ब्रैकेट सेम नहीं बनेगी तब तक हमारा जो काम है वो सही नहीं माना जाएगा। तो ब्रैकेट को सेम बनाएंगे हम, और ब्रैकेट को सेम बनाने के लिए 4x चाहिए हमें प्लस का, यहाँ पर है माइनस का। तो इस माइनस का 4x को प्लस का करना पड़ेगा, प्लस के 1 को करना पड़ेगा माइनस का। तो इसलिए दोनों के साइन अपोजिट चाहिए तो -1 कॉमन ले लिया। जब भी दोनों नंबर के साइन अपोजिट चाहिए तो आप क्या करोगे, वहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस का 1 कॉमन ले लोगे। तो -1 कॉमन लिया तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बचेगा यहाँ से 4x। पॉजिटिव हो गया ना बेटा, साइन चेंज हो गया। माइनस कॉमन लेने का मतलब बाद जो टर्म्स है उनके साइन चेंज करना। तो बाद वाले टर्म ये दोनों थे इनके साइन चेंज हो गए, ये प्लस का था तो बन गया माइनस का 1। ब्रैकेट आपके सेम बन गए, और ब्रैकेट सेम बनने का मतलब ये है कि आपका काम बिल्कुल सही चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। इससे आगे क्या करें, अब ये आप देखो माइनस से पहले एक टर्म, माइनस के बाद ये दूसरी टर्म, इन दोनों में से कॉमन हम देख सकते हैं ब्रैकेट, इसीलिए ब्रैकेट को सेम बना रहे थे। तो ब्रैकेट कॉमन आ गई, ये कॉमन आया तो यहाँ पर बचेगा कितना 3x, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब उसको डिवाइड करना। तो इससे कैंसिल होके बच गया कितना 3x। अब इससे कैंसिल होके बच गया कितना -1।
ये आ गए इसके फैक्टर्स आंसर। तो बेटा आई होप कि आपको जो है ना फैक्टराइज करना आ गया होगा, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको फैक्टराइज करना आपने सीखा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम जिसमें थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको फैक्टराइज कैसे करते हैं। अब जैसे इसका सेकंड पार्ट आपके पास है कि 2x² प्लस 7x प्लस का 3, बहुत ही इजी है भाई, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर सारे ही पॉजिटिव हैं तो प्लस माइनस का चक्कर नहीं, सबको पॉजिटिव ही लेके चलना है आपको। मल्टीप्लाई करें तो कितना है, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, दो नंबर ढूंढते हैं ना जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आई, जितनी फर्स्ट और लास्ट की है, 2 3 जा 6, तो मल्टीप्लाई करें तो आए 6, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें तो आए 7। ऐसे दो नंबर कौन कौन हो गए भाई, मल्टीप्लाई 6 किसकी आती है, 1 की और 6 की, और उसके अलावा 2 की और 3 की, और तो किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा नहीं पॉजिटिव नंबर्स में। तो यहाँ पर 1 और 6 को ऐड किया तो कितना बन गया बेटा, 7 बन गया, 7 ही चाहिए हमें, तो यहाँ से बात नहीं बनेगी, ऊपर से बन जाएगी 1 और 6 से। तो अब क्या करेंगे, इस 7 को लिख लेंगे 1 + 6, पॉजिटिव तो लेना ही है क्योंकि सारा ही पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव है ही नहीं, इसीलिए क्वेश्चन बाकियों से बहुत ईजी हो जाता है। तो इस 7 को लिख सकते हैं बेटा हम 1 + 6 × x + 3। हाँ, इसको 6 + 1 लिख लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आपका आंसर सेम आएगा, तब भी आपका मेथड सही रहेगा। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले दो में से x कॉमन बचेगा आपका 2x + 1, इन दोनों में से, दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं बेटा, 3 के टेबल में आते हैं ना दोनों, तो 3 के टेबल में 6 कौन सा नंबर पे आएगा, सेकंड पे, साथ में x, 3 के टेबल में 3 फर्स्ट नंबर पे, तो अंदर आ जाएगा 1। अब ब्रैकेट सेम बन गई, तो बेटा रिलैक्स हो जाओ, चिल करो कि आपका काम यहाँ तक का बिल्कुल फिट है, फाइन है। तो आपका आ गया यहाँ से 2x + का 1 और बाकी बच गया आपका x + का 3, ये हो गया आपका आंसर। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्रैकेट सेम बनने के बाद एक बार तो ब्रैकेट के अंदर वाले लिख लिए, एक बार बाहर वाले, वो क्रैम करने का तरीका हो जाता है। एक्चुअल रीज़न क्या है कि प्लस से पहले और प्लस के बाद दोनों में 2x + 1 कॉमन था तो कॉमन निकाल लिया, यहाँ से 2x + 1 गया तो बच गया x, यहाँ से 2x + 1 गया तो बच गया 3, ये हमारे फैक्टर्स बन गए, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट पार्ट है जैसे 6x² प्लस का 5x माइनस का 6। जो बेटा आपको मेन काम करना होता है ना, वो मेन काम तो आपका यही होता है कि आप वो नंबर्स ढूंढ लें एक बार, बस कि वो नंबर्स ढूंढ लें जिनकी मल्टीप्लाई करने से कितना है, फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई। अब 6 × -6, 6 6 दा 36, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो आ जाएगा माइनस का 36, तो मल्टीप्लाई करें तो कितना है, माइनस का 36। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें तो आए कितना, मिडल टर्म यानी कि 5। बेटा ये नंबर्स यहाँ पर तो मैं आपको ढूंढ के बता रहा हूँ, वहाँ पर एग्जाम में आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे, और एग्जाम में ढूंढने में दिक्कत भी नहीं आएगी, आपको खाली ये करना होता है कि मल्टीप्लाई 36 किस किस की आती है वो देख लें, उन पेयर्स में से आपको जरूर मिल जाएगा जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से 5 बनेगा। तो ऐसे नंबर्स को हम लेके चलेंगे तो वो नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं 36 वाले, 1 36 2 और 18। हर एक क्वेश्चन में करके देखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, मेरा काम समझाना है इसलिए मैं कर रहा हूँ। आपको अगर नंबर मिल जाते हैं तो आप तुरंत यहाँ पर काम करें सीधा, इस सारे काम में टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको मिल जाते हैं इजीली, तो नहीं मिलते तो आप ये काम करेंगे। फिर 3 की मल्टीप्लाई 12 से, 4 की मल्टीप्लाई 9 से, 5 की करने से आएगा नहीं, 6 की 6 से, फिर 7 और 8 और इस तरीके से बाकी कोई आएगा नहीं, तो यही हमारे पास बनते हैं। फिर तो आगे चल के तो रिवर्स हो जाता था ना। तो 36 से ये बेटा मल्टीप्लाई से, तो इन सभी की मल्टीप्लाई किसी के भी करके देख लो, इनमें से किसी की मल्टीप्लाई करो 36 आएगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से 5 मिल जाए ये देखना है हमें, तो इसको ऐड करेंगे तब भी नहीं बनना, माइनस करेंगे तब भी नहीं बनना, इससे भी नहीं बनना, इससे ऐड और सब्ट्रैक्शन से
5 तो बनना ही नहीं, इससे बन जाएगा भाई, क्योंकि 9 और 4 का ऐड किया तो 13, लेकिन जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। 6 और 6 को इससे भी नहीं बनना, तो हमारा जो ऑप्शन बन के आया वो बन के आया 9 और 4। अब 9 और 4, आप 4 और 9 भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को आगे लिखे किसी को पीछे लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास आ गया बेटा 9 और 4। अब क्या करना है, अब आपको ये करना है कि यहाँ से साइन को चेक करेंगे कि किसका साइन पॉजिटिव किसका साइन नेगेटिव। रिजल्ट का साइन कैसा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होने के बाद जो रिजल्ट आया वो कैसा आया हुआ है, कोई साइन नहीं तो किसका माना जाएगा पॉजिटिव। मिडिल टर्म का साइन जो है वो चेक करो पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सीधा याद रखना चाहें अगर आप, तो मिडिल टर्म का जो साइन है वही बड़े नंबर का साइन होगा, जो साइन मिडिल टर्म का वही साइन बड़े नंबर का। और इनको ऐड करने से 5 नहीं आता, इनको माइनस करने से 5 आता है, तो माइनस तब होंगे जब साइन अपोजिट हो। तो प्लस का 9 माइनस का 4, तो 6x²। इस प्लस के 5 को क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 9 माइनस का 4, बाकी सब एज इट इज लिखा मैंने। x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9x माइनस का 4x माइनस का 6। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, दोनों किसके टेबल में आते हैं, 6 और 9 किसके टेबल में आएंगे भाई 3 के टेबल में, तो इसलिए 3 कॉमन, और दोनों में x आया हुआ तो x कॉमन। अब 3 के टेबल में 6 आता है सेकंड नंबर पे, और x और x² को डिवाइड करेंगे तो एक पावर कट के 1 बच जाएगी। यहाँ से x से x कैंसिल, 3 के टेबल में 9 आता है थर्ड नंबर पे। ये दोनों 4 और 6 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। एक बात और कि ब्रैकेट सेम बनानी थी, दोनों में वैसे भी माइनस आया है और ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव चाहिए, तो दोनों पॉजिटिव चाहिए, तो साइन माइनस का बाहर ले लेते हैं। बेटा जब माइनस बाहर ले लिया तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो दोनों पॉजिटिव चाहिए थे वो भी बात बन जाती है, और दोनों में माइनस आया हुआ है तो उसको कॉमन भी लेना चाहिए। इसीलिए दोनों ही कारणों से हमने क्या किया, -2 को कॉमन लिया। अब माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर बचेंगे दोनों पॉजिटिव। 2 के टेबल में 4 आया सेकंड नंबर पे, साथ में लग गया x, प्लस आएगा क्योंकि साइन चेंज हो गया ना, बाहर माइनस लिया तो साइन चेंज होके बन गया बेटा प्लस, और 2 के टेबल में 6 आ जाएगा आपका थर्ड पे। ब्रैकेट सेम बन गई, तो ब्रैकेट सेम बन गई तो अच्छा काम चल रहा है हमारा, बिल्कुल फिट चल रहा है। बाकी बच गया, अब उनको लिख लो 3x माइनस का 2, ये हो गए इसके फैक्टर्स। तो बहुत इजी है बेटा, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट को आप ट्राई कर लेंगे। और अब हम बढ़ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें फैक्टराइज ही करना है, लेकिन फ़र्क ये रहेगा कि हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मिलेंगे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना सीखेंगे बेटा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जो हैं उसमें फर्स्ट पार्ट जैसे हमारा x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ये है फर्स्ट पार्ट। और इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है आपका, इसका लास्ट पार्ट पहले कराऊंगा, वो इजी रहेगा आपके लिए समझना, उसके बाद फिर करने तो हमें सारे ही हैं। पहले एक बार इन दोनों को देखिए, बहुत इजी है ये। पहले तो आप पावर्स को चेक करें कि पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है वहाँ भी है ना। तो ये सेकंड पार्ट है बेटा, एक बार में इसको फोकस करें आप, उसको बाद में देखना। तो इन दोनों टर्म्स में से पहली 2 टर्म्स में से क्या कॉमन दिखाई दिया आपको, x³ और x² में से क्या कॉमन आ जाएगा, x², और x² कॉमन आ गया तो हमारे पास x² से डिवाइड करने पर बच जाएगा x² से x² गया, बच गया -2। मल्टीप्लाई जो कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं, बाहर उस चीज़ को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। इन दोनों में से x² कॉमन लिया तो बाहर मल्टीप्लाई में, और अब अंदर कैसे करेंगे, x² से इन दोनों को, x² से इसको भी और इसको भी, यानी कि जिनमें से कॉमन लिया उसको डिवाइड करके लिख देंगे। तो डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया बेटा x माइनस का 2। अब जब आगे बढ़ेंगे तो इन दोनों में से चेक करें कि क्या कॉमन आया। कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, तो 1 तो कॉमन आता है ये सब में से, लेकिन 1 के साथ साथ हमें ध्यान देना है कि ब्रैकेट सेम बने। तो यहाँ पर x माइनस 2 है,
यहाँ पर -x+2 है तो साइन अपोजिट है तो माइनस कॉमन ले लो, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। अब ब्रैकेट सेम, तो बहुत अच्छा काम, हमारा काम बिल्कुल ठीक हो गया। एक बार ब्रैकेट के अंदर वाले, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाले। रीजन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से और यहाँ से दोनों में से x-2 आ गया कॉमन, x-2 कॉमन आने के बाद बच गया x² माइनस का 1। अब ये x-2 तो और फैक्टराइज हो नहीं सकता, x² माइनस 1 को फैक्टराइज करेंगे तो इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब ये बन गया a² माइनस b², यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, ये हो गया हमारा आंसर। समझ आ रहा होगा शायद आपको, नहीं आए तो बेटा बताएं जरूर उस बात को। अब यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ से भी वही काम भाई, इन दोनों में से y² कॉमन, y² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर y बच जाएगा और 2 बच जाएगा आगे, तो 2y, y² से y² गया प्लस का 1, दोनों में माइनस आया हुआ तो -1 कॉमन और 2y, माइनस कॉमन लेने का मतलब साइन चेंज करना खाली और कुछ नहीं करना, तो जो माइनस का 2y था वो प्लस का 2y और माइनस का 1 था वो प्लस का 1। अब फिर से वही बात, इन दोनों में से 2y प्लस 1 जो है वो कॉमन आ गया, बच गया y² माइनस 1 और इसको फिर से आप लिख लेंगे y प्लस 1 y माइनस 1, क्योंकि 1 को लिखेंगे आप 1 का स्क्वायर और इस तरीके से जो है ये 3 फैक्टर इसके बन गए। जितनी डिग्री होती है ना, हाईएस्ट पावर जितनी होती है पॉलिनोमियल की, उतने ही उसके फैक्टर बनते हैं। तो 3 डिग्री थी तो इसके 3 फैक्टर बन गए। और पिछले क्वेश्चन जब हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 4 जो किया था, उसमें 2 डिग्री थी, क्वाड्रेटिक थे ना, तो वहाँ पर डिग्री 2 थी, इसलिए वहाँ पर फैक्टर भी 2 बन के आए थे। इसके 2 पार्ट और रहते हैं, वो और कर लेते हैं एक बार, फिर आज की क्लास को जो है ख़त्म कर देंगे हम। अब जैसे हमने छोड़ा था इसका सेकंड और थर्ड पार्ट, तो उनको देख लेते हैं कि x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस का 5। पहले एक बार इसी को फोकस करते हैं बेटा। अब यहाँ से ना अगर आप ये सोचो कि सर वही काम कर लेते हैं जो आपने अभी अभी सिखाया, तो यहाँ से इन दोनों में से x² कॉमन लिया तो बच गया x माइनस का 3। चलो मैं एक बार ट्राई करके दिखा देता हूँ बेटा, होगा नहीं पूरा, लेकिन एक बार आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ कि अगर आप ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को तो होगा कैसे, मतलब क्या करते हैं आप। पूरा तो नहीं हो पाता लेकिन कुछ तो करते ना। तो यहाँ से x² कॉमन आया तो क्या बचता, x माइनस का x² गया तो क्या बच गया, 3 बच गया। यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, 9x प्लस 5। बेटा ब्रैकेट अलग अलग आ गई ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है बाकियों जैसा नहीं है। अगर बाकियों जैसा होता तो हम इसको उसी के साथ साथ ना कर लेते, इसको बीच में छुड़वाते क्यों। अभी बाद में इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल है, कुछ अलग ट्रिक इसमें लगनी है। तो जब इस तरीके से कॉमन लेने पर पहली 2 टर्म में से कॉमन लिया, बाद की 2 टर्म में से कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद जो हमारा क्वेश्चन हो नहीं पा रहा, वो ब्रैकेट सेम नहीं बन पा रही, उस केस में आप क्या करें, उस केस में आप ये करें कि क्वेश्चन को आखिर से स्टार्ट कर दें। ये जो माइनस का 5 आपको दिख रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट करें, -5 एज इट इज। अब इस माइनस के 9x को लिख लें। थोड़ा सा ध्यान से सीखना पड़ेगा, ट्रिक है, बहुत इजी है, एक बार सीखनी तो पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर था बेटा -5, तो इसको भी आप -5 में कन्वर्ट करें, तो इसमें से लिखा माइनस का 5x। अब माइनस का 5x है, था कितना, टोटल था बेटा माइनस का 9x। एक तो ले लिया इसमें से माइनस का 5x। अब कितना करें, अब इसमें कितना ऐड करें ताकि माइनस का 9x बन जाए, माइनस का 4x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होके फिर से माइनस का 9x बन जाएगा। तो माइनस के 9x को लिख सकते हैं माइनस का 5x माइनस का 4x। बाद में क्या लिखेंगे, माइनस का 5x, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म थी उसी के हिसाब से हमने बनाया था माइनस का 5x। तो अब यहाँ से आगे, अब यहाँ पर 4 आया हुआ है बेटा, तो इसको जब आप ब्रेक डाउन करेंगे इससे पहले वाले टर्म को, तो उसमें से आप माइनस का 4 बनाएंगे। तो अब जो माइनस का 3 है, क्या इसको लिख सकते हैं हम, जरूरत किसकी, -4 की, तो माइनस का 4 प्लस का 1, फिर से वही बन जाएगा। तो लिख लेते हैं बेटा, इसको क्या लिखें, माइनस का 4x² और प्लस का माइनस का 4 और प्लस का बनाया था ना, तो x² लग जाएगा साथ में। तो माइनस का 4x² और प्लस का 1 यानी कि x। ये भी लिख लिया भाई हमने। देखो इसके प्लेस पर कौन आ गया, ये दोनों,
इसके प्लेस पर कौन आ गया, ये दोनों, इसके प्लेस पर ये, तो अब कौन रह गया था, एक्स क्यूब, वो आ गया। आप चाहें तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, यही मिल जाएगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, यही मिल जाएगा। अब करना क्या है, अब सिंप्लीफाई इसको नहीं करना, अब इसको फैक्टराइज करना था हमें। तो फैक्टराइज करने में सबसे पहले जो दो हैं उनमें से कॉमन, फिर नेक्स्ट जो दो हैं उनमें से कॉमन, फिर लास्ट जो दो हैं उनमें से कॉमन। यहाँ से कॉमन आ गया आपका x, बच गया आपका x+1। यहाँ से इन दोनों में से कॉमन आ गया -4, -4 दोनों में कॉमन था, साथ में x भी कॉमन है, तो -4x कॉमन, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4, x², बच गया हमारे पास x, -4 से -4 कैंसिल, x से x कैंसिल, बच गया +1। ब्रैकेट अब की बार क्या बन रही है, सेम। पहले सेम नहीं बन रही थी तो सेम बनाना पड़ेगा। दोनों में से -5 कॉमन, तो बच जाएगा आपका x+1। अब देखो, एक टर्म माइनस से पहले वाली, एक ये दोनों माइनस के बीच वाली, एक ये माइनस के बाद वाली, सभी में आप देख पा रहे हैं कि x+1 जो है ना वो सभी में है, मल्टीप्लाई के अंदर सभी में है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। x+1 कॉमन आया तो यहाँ पर क्या बचेगा, अच्छा एक छोटी सी गलती कर दी बेटा, सॉरी, यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन आया था बेटा, x² कॉमन आया था, आपने शायद देख भी ली होगी गलती पहले ही। तो यहाँ पर बच गया हमारे पास x², माइनस का आ गया आपका 4x और माइनस का आ गया बेटा 5। फैक्टराइज तो हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास 2 फैक्टर हैं, होने कितने चाहिए हमारे, 3, क्योंकि जितनी डिग्री उतने फैक्टर हम मैक्सिमम उतने फैक्टर बना सकते हैं। हो सकता है ये आगे फैक्टराइज ना भी हो पाए, ऐसा भी हो सकता है, आगे चलकर हो सकता है। फिलहाल तो फैक्टराइज हम इसको करेंगे। फिलहाल फैक्टराइज कैसे करेंगे बेटा, आप लोग इसको वो सिखाया ना कि मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट के इक्वल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें तो -4। वो 3 पार्ट मैंने अभी कराए थे, तो उनको देखते हुए वैसा ही तरीका इसमें अपना लेना। और ये आगे 2 फैक्टर आपको देगा, तो टोटल 2 तो यहाँ से आए, एक ये, तो टोटल 3 फैक्टर आपके बन जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे। और बार बार बोलते रहते हैं बेटा, नहीं समझ में आए तो आप दोबारा से पूछ लेंगे, कमेंट सेक्शन है आपके पास जो है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर आप इसको जो है दोबारा से पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए। आज का लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। ये है बेटा हमारे पास। तो इसमें तरीका वही कि जो कांस्टेंट टर्म लास्ट में है पहले उसको लिखो, अब इसको कांस्टेंट टर्म के हिसाब से तोड़ो। जो 32 है इसको क्या लिख सकते हैं हम, 20 चाहिए ना, तो पहले 20 में तोड़ो, तो क्या इसको लिख सकते हैं 20 + 12, साथ में x था तो x तो लेना ही पड़ेगा साथ में बेटा। अब इसको बेशक सोल्व करके देख लो आप, 12 और 20 कितना हो जाएगा 32, तो इसको लिख सकते हैं। लिखा क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म के हिसाब से लिखेंगे। और इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि ये फैक्टराइज हो जाए इजीली, क्योंकि अभी इनमें से 20 कॉमन आ जाएगा। ऐसे आगे चल के 12, अभी 12x आया हुआ है, तो इससे पहले वाली टर्म को हम 12 के हिसाब से तोड़ेंगे, यानी कि इसमें से 12 अलग करेंगे। अब 13 है, 12 तो पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर, और साथ में x² था तो x² लिखेंगे। अब 12x² आ गया तो बच गया कितना, 1x², तो आगे आ जाएगा प्लस का 1x²। 1 लिखो ना लिखो, और सबसे पहले था हमारे पास x³। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा तो अभी समझ में आ जाएगा। दोबारा से देखिए, छोटी सी ट्रिक है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप एज इट इज लिख लें। अब जो उससे प्रीवियस टर्म है, जो उससे पहले वाली टर्म है, उसको उसमें से 20 निकाल लें एक बार। तो यहाँ से 20x अगर हमने निकाल लिया, 20x अगर हमने निकाल लिया तो कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा बेटा 12x, प्लस का बचेगा वो भी, तो प्लस का 12x आप लिख लें। ये इसके प्लेस पर आ गया ना। अब देखो 12x आया हुआ है, तो 12x आया हुआ है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 12x² निकाल लेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर वाली टर्म है ना। तो यहाँ से 12x² को इसमें से वो स्प्लिट कर लिया हमने, तोड़ लिया यहाँ से। और देखो 12x² में कितना ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें ताकि 13 बन जाए, तो उसके लिए हमें x² ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हमने क्या लिख लिया, x² + 12x², और फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज, फर्स्ट और लास्ट एज इट इज, बीच वाली टर्म्स को हम स्प्लिट कर लेते हैं।
क्वाड्रेटिक में भी तो कुछ ऐसा ही करते थे, थोड़ा बहुत मिलता जुलता था, सारा तो मिलता जुलता नहीं था। इसके बाद बेटा अब फैक्टराइज करना है तो फर्स्ट टू में से कॉमन निकालो जो कॉमन आए। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ से एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया एक्स, यहाँ पे डिवाइड किया तो 1। इन दोनों में से 12 कॉमन, एक्स भी कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो 12x कॉमन आने के बाद बच जाएगा x + 1। इन दोनों में से क्या कॉमन, 20 कॉमन, तो बच जाएगा x + 1। सारों में x + 1 आ गया। 3 टर्म है हमारे पास, तीनों टर्म के अंदर x + 1, तो x + 1 क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन। x + 1 कॉमन आने के बाद ये गया तो बचा x², ये गया तो बच गया हमारे पास 12x, और ये गया तो बच गया हमारे पास प्लस का 20। इसको फैक्टराइज और आगे कर लेंगे आप, यहाँ से 2 फैक्टर इसके बन जाएंगे, एक फैक्टर पहले ही पड़ा है हमारे पास x + 1, तो 3 फैक्टर बन गए, और 3 फैक्टर बन गए तो हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो जाता है फैक्टराइज करने का। इनको आप ज़रूर ट्राई कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन और एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट।